नमस्कार प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ। बच्चों, आज से हम सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय में जब आजकल सभी क्लासें ऑनलाइन होने लग गई है तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना बच्चों की हेल्प की जाए। बच्चों के लिए क्या, ये जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी रहने वाली सब्जेक्ट है। जिन्होंने एसएस से रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जो भाई रीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं और अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज है आप लोगों के लिए मैं सामाजिक विज्ञान लाया हूँ, ये बात मैं बोल चुका हूँ। तो ये देख लीजिए, ये पहला जो पृष्ठ आता है अपने वो है। इसमें जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, जो पहला ही पढ़ना है इसमें से क्वेश्चन निकल के आ जाता है। और वो कौन सा क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था ये कहाँ पे स्थित है, यही आता है। और ये कई बार आ चुका है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है तो सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, जो उदयपुर में। और ये यहीं से पहला क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग देख ले, इसको नोट डाउन कर ले। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ये कहाँ है, ये जयपुर में स्थित है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल है जो कहाँ स्थित है, जो ना लाभ ना हानि के ऊपर कार्य करता है वो वाली बात है दोस्तों। अब हम आगे सीधे पाठ पे चलते हैं हमारी। दोस्तों, ये मेरा पहला ही पार्ट है और पहला ही प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ जाए। और जो आप लाइक करोगे उससे मुझे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, इंडेक्स है अपनी जो छठी क्लास की सामाजिक विज्ञान है उसका जो पाठ का विवरण है, जैसे कि कितने पाठ है क्या है वो सब हमारे सामने। हमारा पहला पाठ होगा हमारा ब्रह्मांड, दूसरा पाठ होगा सौर परिवार, तीसरा अंतरिक्ष की खोज, चौथा ग्लोब मानचित्र, महाद्वीप महासागर। ये महाद्वीप और महासागर तो रीट में बहुत अच्छी तरह लगता है। पर्यावरणीय प्रदेश, तो इन तमाम पहले हम भूगोल को पूरा करेंगे, फिर बाद हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन वाले पे चलेंगे, लास्ट हम इतिहास वाले पे चलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला वीडियो। और पहला वीडियो में पहला ही पार्ट जिसका नाम है हमारा ब्रह्मांड। तो दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, हमारा ब्रह्मांड हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है, अध्याय है हमारा पहला फर्स्ट है। वो बच्चे भी इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं जिन बच्चों की एडमिशन तो छठी क्लास में हो चुका है लेकिन वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वो घर पे बैठ के मेरे वीडियो के द्वारा आराम से अध्ययन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपने बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको आगे वीडियो के अंत में या आगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर मेरे ऊपर ज़्यादा बातें करूंगा, तो इस वजह से चलते हैं आगे। हाँ दोस्तों, मैं जो बताता हूँ आप नोट डाउन करते रहना, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन के लिए सहायता मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो, हमारा ब्रह्मांड। हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। जो हमारी पृथ्वी है, जैसे कि हमारी पृथ्वी ऐसे गोल गोल है, तो उसके जो चारों तरफ ऐसे फैला हुआ है उसे कहते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष व्याप्त है, बहुत सारा अंतरिक्ष है, ठीक है ना दोस्तों। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें ये पर्याय हल्का नीला दिखाई देता है। तो दिन में सूर्य की रोशनी तो होगी और सूर्य की रोशनी होगी तो उसी की वजह से हमें जो हमारे आसमान दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसके पीछे एक कारण और है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा, या तो इसमें दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो मैं इसका विवरण आपको दे दूंगा। किंतु रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा दिखाई देता है। हाँ, देता है हमें। हम जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे नज़र आते हैं। रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ये चमकदार पिंड क्या है। सही बात है, इससे कितने दूर है, किस चीज़ से बने हुए हैं, चमकते क्यों हैं। मानव आदिकाल से इस रहस्यपूर्ण सवालों के हल ढूंढने में लगा है। इस अध्याय में हम इन सभी सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय में हम क्या क्या करेंगे
कि अंतरिक्ष में जो ये तारे टिमटिमाते हैं ये किस तरीके से टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, क्या ये अपने स्वयं के प्रकाश से टिमटिमाते हैं या दूसरों के प्रकाश से टिमटिमाते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये दिन में कहाँ चले जाते हैं और रात को कहाँ से आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलते हैं आगे वीडियो में। प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल से क्या है, जब से पृथ्वी बनी होगी तब से ही नज़र आ रहा है ये तो। दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल कहते हैं। सही बात है भाई, जो समूह दिखाई देते हैं हमें उन्हें हम क्या बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं आप लोगों के सामने। इसे नक्षत्र मंडल या कई अन्य नामों से भी जाना जा रहा है। इस तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनके मान्यताओं एवं समूहों के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए हैं। तो जो ये तारामंडल है इनको जो विभिन्न देश हैं, जैसे अलग अलग देश है कि विश्व बहुत बड़ा है, तो विश्व बहुत बड़ा है तो जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में अलग तरीके से न मानते होंगे, इधर रूस है तो उसमें अलग, इधर अफ्रीका है उसमें अलग, इधर अपने भारत में है इसकी कुछ अलग मान्यताएं हैं। इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को, जो हमारे हम जब आसमान में झांकते हैं और जो भारतीय लोगों को जो 7 तारों का समूह नज़र आता है उस समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। अब ये सप्तऋषि कौन है आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये सप्तऋषि है हमारे प्राचीन ऋषि मुनि है, जो ज्ञान का इनमें अथाह भंडार था और इन्हीं के ज्ञान के आधार पर संसार चलता था के नाम से जाना जाता। प्राचीन जनमानस में ये मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं जो आपको अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को चारपाई के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखिए प्यारे बच्चों, ये है जो तारे आप लोगों के सामने दिख रहा है, इसमें ये चमकदार ये लाल लाल लाइन से बनी हुई ये वाली दिख रही होगी, ये इससे दब जाती है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो बता देना। जो ये 7 तारे हैं आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, ये 7 तारों के समूह है। आप काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ रहे हैं आप लोगों को नज़र 7 तारे। ये जो 7 तारे हैं इनको सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है इन तारों को, ठीक है। और ये आगे बता रहा है आलोकित करते हैं 7 ही बातों के भागों में तारों के समूह सम्मिलित 4 तारों। हाँ, ये 4 तारे बता रहा है। ये 4 तारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4 तारों के चारपाई कहते हैं। ये चारपाई इनको कहा गया है, ये देखिए आप लोग चारपाई की तरह है ना, इनको कहा गया चारपाई कहते हैं। फ्रांस में इसे सॉसपैन हत्ते वाली डेगची, जो हाथ से दखोने की गाड़ी होती है उसे हत्ते वाली डेगची के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कहीं ना कहीं फिल्मों में देखा होगा या ऐसे नहीं देखा होगा तो, लेकिन जो हाथ से दखो के चलाई जाती है उससे कहा जाता है। फ्रांस में इसे सॉसपैन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल, खेत को जोतने वाला जो हल होता है उसके नाम से जाना जाता है ब्रिटेन में। और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। अर्सा मेजर या ग्रेट बियर के भाग है। प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीकी नहीं होने के कारण आसमान को अपलक आंखों से, अपलक का मतलब होता है बिना पलकाए, झपके, जो हमारी आंखों की पलकें होती हैं उन्हें बिना झपके हम आसमान की तरफ देखते हैं, उसे अपलक आंखों से कहा जाता है। अलावा कोई साधन नहीं था, इसलिए इस चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए उसने इनको विभिन्न नाम दिए एवं स्थानीय कहानियों की रचना की। प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियाँ कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर थी, इसलिए इन तारों के समूह में उन्हें जिस पशु या पक्षी की आकृति नजर आती थी उस तारा समूह को उसी पशु या पक्षी के नाम से नाम दे दिया जाता था। इन तारों के समूह, एक मिनट दोस्तों, इन तारों के समूह सप्तऋषि का संसार में पौराणिक काल से महत्वपूर्ण स्थान है। रात्रि के समय ये लोग तारों की स्थिति से दिशा का निर्धारण कर लेते थे। भारतीय मतानुसार ध्रुव तारे के उत्तर दिशा, कौन सी दिशा दोस्तों, ध्रुव तारे की उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता था भारतीय दर्शन के अनुसार।
जहाँ पे ध्रुव तारा नज़र आता था, ये देखिए ये ध्रुव तारा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कहाँ, ये देखिए, एक मिनट, ये रहा ध्रुव तारा। इस ध्रुव तारे के जस्ट उत्तरी इस दिशा के आधार पर हम भारतीय लोग उत्तरी दिशा का निर्धारण करते थे, उत्तरी दिशा का इसका निर्धारण कर लेते थे, क्योंकि ये देखिए ये सप्तऋषि वही तारामंडल आ गया, एकम 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए ना सप्तऋषि। इसी के आधार पर ये ध्रुव तारे का निर्धारण करते थे। सप्तऋषि के दो तारों को दो तारे हो गए, ये देखिए ये दो तारे एक ही दिशा में हो गया ना, ये लग रहा है आपको, ये ध्रुव तारा रहा और ये सप्तऋषि रही, तो इनकी एक ही दिशा हो गई। एक दिशा हम कर लेते थे कि दो तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं और वो उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे को जोड़ते हैं। पारस्परिक किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी, इसलिए इन्हें मिथिक मतलब झूठी कहते हैं। देश विदेश की कुछ पारंपरिक कहानियों से भारत में प्रचलित एक कहानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है जो ध्रुव तारे के बारे में है। तो एक कहानी ध्रुव तारे के बारे में है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारी पृथ्वी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये हमारी पृथ्वी है, ये ध्रुव तारा है पृथ्वी से इस साइड में, और यहाँ से ये उत्तर दिशा में क्या है, पृथ्वी है। ठीक है ना। अब हम इसकी कहानी जानते हैं कि ध्रुव तारा की कहानी क्या है। तो देखिए पोल स्टार, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पोल स्टार, को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। इसे हिंदी में या हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ है अटल, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, अटल। इस ध्रुव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अटल, जिसे कोई डिगा ना सके, हिला ना सके, स्तर जो स्थिर है। ध्रुव तारे के बारे में एक पौराणिक कहानी है, अब आप सुनिए। ध्रुव नामक बालक राजा उत्तानपातक, नाम भी अजीब है, उत्तानपातक व रानी सुनीता का पुत्र था। राजा के एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। राजा के एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, उत्तम। उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि। उत्तम की माँ का नाम क्या था, सुरुचि। और ध्रुव नामक बालक का था, ध्रुव की माता का नाम क्या था, सुनीति। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये कहानी आप सुनिए। का पुत्र था। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, इस कारण वह राजा पर अधिकार जताती थी। एक दिन राजा उत्तानपात उत्तम को गोद में बिठाकर खेल रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, किंतु रानी सुरुचि को ये पसंद नहीं था। भाई ये बात रानी सुरुचि को पसंद नहीं आई। वह ध्रुव को गोद से उतार कर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं है। तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार तब मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे घरों में आकर जन्म लो। अब साहब माता जी ने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, और बच्चे के वो दिल से लग गई, तो दिल पे लग गई बच्चे के, तो बच्चे ने तो अब हट कर ली। और बाल हट बहुत ही भयानक होती है बच्चों, तो इस बालक के कारण ही ध्रुव ने देखो आगे क्या किया। उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प लिया। अब साहब वो ध्रुव ने तो संकल्प ले लिया, अब देखो क्या होता है। तब माता सुनीति व नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि वह अभी बच्चा है और सुरुचि की बातों पर ध्यान न देवे, लेकिन ध्रुव नहीं माना। ध्रुव ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की। बालक की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हो गए, साक्षात्कार भगवान विष्णु प्रकट हो गए बच्चों। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा एवं मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर होगा। माना जाता है कि उसी ध्रुव को ब्रह्मांड सप्तऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो आज भी अपने स्थान पर अटल और स्थिर है। तो बच्चों ये तो कोई काम की बात नहीं है विशेष रूप से अपने लिए। हम आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, और बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। एक मिनट बच्चों, अरे यार 1 मिनट, क्या बात, सही है, कोई टेंशन नहीं।
हाँ बच्चों, मैं इसको इरेजर कर देता हूँ। तो देखिए खगोलीय पिंड क्या होता है, मैं आपको खगोलीय पिंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अपना ध्यान बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर कोई अभिभावक देख रहा है तो अपने बच्चों को दिखाएं। खगोलीय पिंड, आसमान में फैले तारे। तारे आप सब जानते हैं, उल्का पिंड भी शायद आप जानते होंगे। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जिनसे हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा भी शामिल है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो आप लगा सकते हैं आइडिया, या मैं बताऊं कि खगोलीय पिंड क्या है। तो खगोलीय पिंड में ये सब आ जाते हैं। कौन कौन? तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु। कौन कौन आ जाते हैं? तारे आ जाते हैं खगोलीय पिंड में, उल्का आ जाते हैं, ग्रह आ जाते हैं, उपग्रह आ जाते हैं, धूमकेतु, ये सब किस में आ जाते हैं? खगोलीय पिंडों के अंदर आ जाते हैं। अब आप जानते हो रात को जो टिमटिमाते हैं वो तारे हैं। उल्का क्या है? जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो अंतरिक्ष में, हमारी जो अंतरिक्ष है उसके अंदर जो स्वतंत्र रूप से चल विचर करते रहते हैं, जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, पृथ्वी की जैसी आकृति, इससे छोटे इससे बड़े, वो सब उल्का ही कहलाते हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो जैसे कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो दोनों आपके सामने कर। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु वो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों जो रात्रि में हमें तारे टूट के जाते हुए नज़र आते हैं, कि हम बोलते हैं कि देखो तारा टूट के जा रहा है, वो तारे टूट के जाते हैं, वो धूमकेतु होते हैं। ये धूमकेतु इस तरीके के होते हैं, आगे से थोड़ी मोटे टाइप में होते हैं, पीछे से इनकी पूंछ सी नज़र आती है, वो पूंछ सी ही धूमकेतु है। तो प्यारे बच्चों अब आ गया होगा आप लोगों की समझ में। अच्छा आगे चलते हैं। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई देते हैं, वे विशाल और गतिगरम गैसीय पिंड होते हैं। ये तारे हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण है। तो आप जान चुके हैं कि तारों में कौन सी गैस पाई जाती है? एक तो हाइड्रोजन पाई जाती है, एक हीलियम गैस पाई जाती है। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकसित करते हैं। तो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों गैस काफ़ी ऊर्जा उत्पन्न करती है। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते। कुछ पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने और कुछ ठोस द्रव एवं गैसीय पदार्थों से बने हैं। हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म एवं एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये विशाल है और एक दूसरे से बहुत दूर स्थित है। इनमें से कुछ ही चमक बहुत तेज होती है और कुछ की कम। इसका कारण है कुछ पिंड स्वयं चमकदार हैं और कुछ दूसरे पिंड के प्रकाश से चमकते हैं। सभी ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि आसमान में रात्रि के चमकने वाली ये वस्तुएं दिन में दिखाई क्यों नहीं देती है। आइए एक प्रयोग करके इसे हम समझते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम आप लोगों को बताता हूँ कि जो रात को आपको तारे चमकते नज़र आते हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। इसका हम एक प्रयोग करके आप लोगों को बताना चाहते हैं। अब प्रयोग आप घर पे कर लो या यहाँ समझ लो, आपके ऊपर है, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक रंगीन कागज़ लेकर उसमें सुई के छोटे छोटे छेद करें। तो एक कागज़ ले लीजिए, जैसे यही रंगीन कागज़ ले लिया और ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे इस पर छेद कर दें। ठीक है, उसे एक टॉर्च पर चिपकाएं और उसके ऊपर एक ऐसी टॉर्च ले लें जो आपको किसान टॉर्च बोलते हैं, हम हमारी देसी भाषा में, आप उसको ले लें और इसके ऊपर इसको ऐसी तरीके से चिपकाएं। ठीक है, रबड़ लगाकर बांध दें। तत्पश्चात एक कमरे में जाकर दरवाजे, खिड़कियां, और एक कमरा जाइए आप कमरे में, और कमरे में जाके जितनी भी खिड़कियां वगैरह हैं उन सबको बंद कर दीजिए, दरवाज़ा वगैरह, और उनको बंद करके ट्यूबलाइट को भी आप बंद कर सकते हैं। ट्यूबलाइट हो तो लाइट हो, लट्टू हो, जो भी हो, उसको बंद कर देना। अब अंधेरे कमरे में टॉर्च को एक दीवार पर जलाइए और जब अंधेरा हो जाए तो टॉर्च को जलाइए और एक दीवार पे उसकी फोक्स को इस तरीके से डालिए। ठीक है, दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे आप। उस दीवार पे क्या देखेंगे कि जो ये छिद्र थे, इन छिद्रों में से जो प्रकाश निकल के गया वो आपको दीवार के ऊपर नज़र आ रहा होगा, जो एक छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते। अब कमरे में ट्यूबलाइट को जला दे, प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से सूर्य के उदय होने पर अन्य तारे अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य की रोशनी अन्य तारों से अधिक है, इसलिए हमें दिन में अन्य तारे दिखाई नहीं देते, जबकि सभी तारे
अपनी जगह सही होते हैं। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी बात कि दिन में तारे क्यों नहीं नज़र आते हैं। वो क्या है, मैं नीचे वीडियो में देखने लग गया था इसलिए बोल नहीं पाया। कोई बात नहीं दोस्तों, अब चलते हैं। शायद ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। ब्रह्मांड तो यहाँ तक ही रखें, यहाँ तक ही रखते हैं बच्चों। जैसे कि फिर कितना रह गया, हाँ इसको मैं शाम को अपलोड कर दूंगा वापस बना के। ब्रह्मांड तक ही रखते हैं इसको, दूसरे पार्ट हम बनाएंगे नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर इतना बड़ा वीडियो देखने में बच्चों को थोड़ा आलस आते हैं, क्योंकि इतने बड़े पीरियड में तो बच्चे ऐसे ही बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों अब जब मैं शाम को वीडियो बना के अपलोड करूँ तब उससे पहले आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। मैं इस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपके अभिभावक या आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर ले और पढ़ ले। तो प्यारे बच्चों और प्यारे स्टूडेंट हो, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं क्या, ये तो मेरा पहला वीडियो है इसलिए थोड़ी झिझक थी बोलने करने में, लेकिन ज्यों ज्यों मेरे को अनुभव होगा और ज्यों ज्यों मैं आगे चलूँगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी जानकारी बेझिझक होकर लाऊँगा, क्योंकि ये मेरा ऑनलाइन पहली क्लास है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।